नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 2 मई 2025 की ये जजमेंट है। ये क्रिमिनल अपील नंबर 2613 ऑफ 2014 है, जो कि अपीलेंट वर्सेस स्टेट जीएन सिटी ऑफ दिल्ली का ये केस है। और ये जजमेंट एक काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल एनालिसिस किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक इंडेक्सिंग भी की गई है और जो सबमिशंस हैं अपीलेंट के रिस्पोंडेंट की, और जो डिटेल एनालिसिस भी किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में। और इस केस के जो फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स ये थे कि अपीलेंट के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे वो थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के। वो एक स्टैम्प वेंडर हैं और जो स्टैम्प पेपर होता है वो मीन्स सेल किया करते थे जहाँ, ये तो आप अंदर देख सकते हैं जजमेंट में। और 10 रुपये का जो स्टैम्प पेपर था उनको ऊपर ये लगाया गया था कि इन्होंने 12 रुपये का जो स्टैम्प पेपर है वो बेच रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग में कंप्लेंट थी वो एंटी करप्शन ब्यूरो में की गई थी। और जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने फिर जो है वो रिकवरी की थी और एक जो केमिकल जो जीसी नोट्स होते हैं उनके ऊपर लगाया गया था। और फिर जो ट्रायल कोर्ट है और हाई कोर्ट से उनको जो है कन्विक्शन भी हो गई थी, सजा भी हो गई थी। अब इस जजमेंट में जो एनालिसिस जो है वो किया गया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, कि क्या जो वेंडर्स हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट आते हैं और क्या जो कन्विक्शन थी जो की गई थी हाई कोर्ट में वो सस्टेनेबल है। तो यहाँ पर माननीय कोर्ट ने यही एक्सेप्ट किया कि जो स्टैम्प पेपर, जो स्टैम्प वेंडर्स हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि वो जो ड्यूटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की ही कर रहे हैं। और इसमें जो रेम्युनरेशन जो उनको जो मिलता है वो डिस्काउंट पेपर्स में जो मिलता है, और जो फेस वैल्यू पर बेच रहे हैं वो पेपर पेज को, मीन्स जो स्टैम्प पेपर है, तो उसके बेसिस पे जो फेस वैल्यू पे जो सेल किया जा रहा है तो वो एक रेम्युनरेशन के दायरे में आएगा। तो इसलिए ये चाहे ज़रूरी नहीं कि उनको हर महीने सैलरी मिलती हो, लेकिन जो भी गवर्नमेंट की जो तरफ से जो रेम्युनरेशन मिल रहा है और गवर्नमेंट की जो नेचर ड्यूटीज जो भी डिस्चार्ज करें, गवर्नमेंट की जो ड्यूटी डिस्चार्ज करें, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आएंगे। लेकिन जो कन्विक्शन थी वो सस्टेनेबल नहीं थी। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो डिमांड थी वो प्रूफ नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन। तो इस रिगार्डिंग्स में जो कन्विक्शन थी वो सस्टेनेबल नहीं थी। तो आइए इसके डिटेल फैक्ट्स और किस तरीके से जो एनालिसिस किया उसको समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में। और ये 45 पेज की जजमेंट है, हम थोड़ा सा ब्रीफ समझेंगे इसमें। तो देखिए, अपील थी वो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के ऑर्डर के अगेंस्ट में आई थी। हाई कोर्ट में जो 2013 की जो क्रिमिनल अपील थी जिसमें खारिज कर दी थी अपील की। और जो ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट थी, जो स्पेशल जज की थी, उनको जो सजा हुई थी सेक्शन 13 सब पार्ट 1D ऑफ सेक्शन 13(2) पब्लिक 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इनको सजा हुई थी। और फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या थे इस केस में, और उसमें हम चलते हैं। और यहाँ पर गिल्टी पाया गया था उनको, इसलिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दी थी। और फैक्चुअल मैट्रिक्स में ये बताया कि जो कंप्लेनेंट है, जिन्होंने कंप्लेंट दाखिल की थी, वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए थे जनकपुरी में, और उन्हें स्टैम्प पेपर था 10 रुपये का परचेज करना था। और जो अपीलेंट है जो कि लाइसेंस स्टैम्प वेंडर हैं, उन्होंने 12 रुपये मांगे थे 10 रुपये स्टैम्प पेपर के, और एक्सेस डिमांड मीन्स 2 रुपये ज़्यादा पे बेच रहे थे। और इसमें इसी रिगार्ड में कंप्लेंट ने एक रिटर्न कंप्लेंट थी एंटी करप्शन ब्रांच को दी थी, और उस कंप्लेंट पे बेसिस पे ट्रैप था वो ACB द्वारा मीन्स लेट डाउन किया गया। और कंप्लेनेंट को एक GC नोट था वो 10 रुपये का, और एक GC नोट एक और था 2 रुपये का दिया गया, जिसमें फेनोल्फिथलीन पाउडर होता है वो लगाया गया था रेड ऑफिसर द्वारा। और कंप्लेनेंट जो है वो रीडिंग पार्टी के साथ जहां वो अपीलेंट काम मीन्स जो बेच रहे थे वहां पर गए ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार जनकपुरी में। और जब कंप्लेनेंट ने स्टैम्प पेपर 10 रुपये का मांगा तो यहाँ पर अपीलेंट ने अगेन 12 रुपये की डिमांड की।
और यहाँ पर कंप्लेनेंट ने जीसी जो नोट थे अपीलेंट को दे दिए, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किए राइट हैंड के साथ। और जब सिग्नल हुआ 5 विटनेसेस का, रेडिंग पार्टी स्पॉट पे आई और अपीलेंट को अरेस्ट कर लिया, मीन्स अप्रीहेंड कर लिया। और जो उनके जो हैंड्स को वॉश किया गया, तो जो कि एक सोल्यूशन था सोडियम कार्बोनेट का पिंक का, उससे उस मीन्स जो सोल्यूशन था जो सोडियम कार्बोनेट का वो पिंक हो गया। और जो नोट्स थे वो रजिस्टर से रिमूव कर लिए और ताकि और कीप मेंटेनिंग द जो रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टैम्प पेपर था उसको ले लिया गया। और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट थी वो फाइल की गई थी स्पेशल जज एंटी करप्शन ब्रांच पे। और स्पेशल जजेस ने चार्जेस थे फ्रेम किए थे अपीलेंट के ऊपर, जो कि जिनमें सजा होती है सेक्शन 7 सेक्शन 13 सब पार्ट 1D रीड विद सेक्शन 13(2) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर उनको मींस चार्जेस थे फ्रेम कर दिए। और अपीलेंट ने यहाँ पर जो चार्जेस थे वो डिनाई किए और कहा कि वो ट्रायल फेस करेंगे। और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने 9 विटनेसेस थे और जो कि एग्जामिन किए, जो कि क्रूशियल थे। और 4 क्रूशियल थे जिसमें एक कंप्लेनेंट थे जो कि PW1 थे और 5 विटनेसेस थे PW4 थे। रेड ऑफिसर जिन्होंने रेड की थी PW6 थे और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर PW9 थे। ट्रायल कोर्ट ने ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अप्रिशिएट किया, एविडेंसेस को, और ये पाया कि अपीलेंट जो हैं वो गिल्टी हैं और उनको वो चार्ज किया गया। और सजा जो थी वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट की, वो 6 महीने की सुना दी और फाइन था 1000 रुपीज़ का अवार्ड किया गया इनके अगेंस्ट में। और रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1 साल की और सुनाई और फाइन 1000 का सुनाया, जो कि सेक्शन 13 सब पार्ट 1D रीड विद सेक्शन 13 सब पार्ट 2 ऑफ PC एक्ट के तहत था। और कहा कि जो सजाएं हैं वो कॉन्करेंटली रन करेंगी। अब इम्पिंज जजमेंट क्या थी? इम्पिंज जजमेंट थी वो हाई कोर्ट के पास जो गए, जो हाई कोर्ट में अब ये जो जजमेंट में ये एनालिसिस किया, जो अपील डाली गई तो हाई कोर्ट ने एनालिसिस किया जो स्टैम्प वेंडर्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट है जो पर्पस ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट और नॉट। हाई कोर्ट ने इसे एफर्मेशन में जवाब दिया और कहा कि स्टैम्प पेपर को असेस करने के लिए जो कि एक इंडिस्पेंसिबल लीगल ट्रांजैक्शन है वो परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी के दायरे में आती है। और जो इस प्रकार की जो पब्लिक ड्यूटी है जिसमें स्टैम्प को वेंडिंग करना और एक लाइसेंस एक्टिविटी है जो कि रेगुलेट किया जाता है, जो स्टैट्यूट्स होते हैं जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स में। और ये भी हेल्ड किया गया कि स्टैम्प वेंडर्स जो हैं वो परचेज करते हैं पेपर्स को डिस्काउंटेड रेट पे और उसे पब्लिक को मीन्स बेचा जाता है। वो इसलिए वो जो पब्लिक नेचर और ड्यूटी परफॉर्म करते हैं वो कम नहीं हो जाती है इसमें। और हाई कोर्ट ने जो एक्सप्लेनेशन 1 था सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, उसमें भी इसको मीन्स उसमें यही बताया कि ये जरूरी नहीं कि जो स्टैम्प वेंडर जो हैं वो अपॉइंट किए जाएं गवर्नमेंट द्वारा तो वही पब्लिक सर्वेंट होंगे। और हाई कोर्ट ने ये भी जो दिल्ली प्रोविंस स्टैम्प्स रूल्स थे जो 1934 के थे और ये ऑब्जर्व किया कि रूल 28 है 1934 के रूल्स के, वो स्टिपुलेट करते हैं कंडीशंस को जो गवर्न करते हैं ग्रांट ऑफ लाइसेंस ऑफ स्टैम्प वेंडर। और वायलेशन ऑफ रूल्स जो करते हैं वो एक इलीगल एक्ट होता है। रूल 28 जो सब पार्ट 20 जो यही कहता है कि जो रेमुनरेशन जो दी जाती है वेंडर्स को जो एक डिस्काउंट के तौर पे वो अलाउड की जाती है टाइम टू टाइम जो ऑर्डर्स आते हैं लोकल गवर्नमेंट द्वारा। हाई कोर्ट ने फर्दर ये नोट ये किया रूल 34 था वो प्रोवाइड करता है स्टैम्प वेंडर्स को रेमुनरेशन, तो उसका एक लाइसेंस वेंडर्स के लिए इंटाइटल रहते हैं कि वो डिस्काउंट लें और अमाउंट ऑफ द परचेज, जब परचेज करते हैं उस समय उनको डिस्काउंट मिलता है। हाई कोर्ट ने एनालाइज किया कि रेमुनरेशन जो हुआ फीस हो या कमीशन हो वो जो दी जाती है स्टैम्प वेंडर्स को गवर्नमेंट द्वारा और जो डिस्काउंट अवेल किया जाता है स्टैम्प वेंडर्स को एट द टाइम ऑफ परचेज स्टैम्प्स जो ट्रेजरी हैं वो एक कमीशन के तौर पे कहा जाता है। वो जो परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2C सब पार्ट I ऑफ द मींस सब पार्ट 1 ऑफ द PC एक्ट। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि 1934 रूल्स जो हैं वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जो रेमुनरेशन जो दी जाती है स्टैम्प वेंडर्स को, और कोर्ट ने ये टर्म किया कि डिस्काउंट दिया जाता है फीस के तौर पे जो ताकि वो टास्क परफॉर्म कर सके लाइसेंस एजेंट का, गवर्नमेंट का मींस लाइसेंस एजेंट होते हैं गवर्नमेंट के। और रीड किया गया है रूल 34 सब पार्ट 2 एंड 34 सब पार्ट 3 1934 को रिस्पेक्टिवली रीड किया जाए तो कोर्ट ने कंक्लूजन पे आई
जो पेड की गई थी कमीशन स्टैम्प वेंडर्स को वो एक डिस्काउंट था और एक गिवन रेट पर दिया गया था स्टैम्प जो स्टैम्प परचेज की गई थी और उसे एक ट्रीट किया गया है कमीशन के तौर पे। हाई कोर्ट ने एनालाइज भी किया था जो डिसीजन आया था अहमदाबाद स्टैम्प वेंडर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट की गई थी 2002 की, उसमें रिलाई किया गया था कि अपीलेंट ने जो रिलाइड की गई थी अपीलेंट द्वारा और जो कि सबमिशन को उनको फोर्टिफाई करता था कि एक स्टैम्प पेपर जो है अगर स्टैम्प परचेज किए जाते हैं वेंडर द्वारा ट्रेजरी से तो वो ऑनरशिप होती है स्टैम्प पेपर्स की वो वेंडर्स के पास होती है। हाई कोर्ट ने ये हल्ट किया कि डिसीजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा जो फैक्ट्स ऑफ द केस इन द सेम वे, क्योंकि जो सेक्शन 194H है इनकम टैक्स एक्ट का और मीनिंग जो है कमीशन की वो कंसीडर नहीं की जा सकती है सेक्शन 2C सब पार्ट 1 ऑफ पीसी एक्ट के तहत। हाई कोर्ट ने फिर इस पर भी जो प्रोसीड किया और एविडेंस को देखा और करेक्टनेस थी फाइंडिंग ऑफ द गिल्ट को सही पाया, जो गिल्टी की जो फाइंडिंग्स थी उसको सही पाया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो 5 विटनेस थे वो उन्होंने कंसिस्टेंटली कहा था कि जो स्टेटमेंट थी अपीलेंट की कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था टेंटेड मनी को। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करती है कि अपीलेंट ने 2 रुपये से कम की डिमांड नहीं की थी, लेकिन कोई ओकेजन नहीं था कि उसको एक्सेप्ट किया जाए एज फर्स्ट प्लेस के तौर पे। और रिकवरी थी जीसी नोट्स की कि क्या ये रिकवर हुए थे पोजेशन ऑफ अपीलेंट और या फिर रजिस्टर जो कि लाइक किया जा रहा था टेबल पे। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अपीलेंट ने हाथ जो है वॉश किए थे और जो कि पिंक हो गए थे, तो इसलिए दोनों जीसी नोट्स थे जो पाए गए थे। और अगर यहाँ पे बताया कि अगर बेशक वो डायरेक्टली नहीं थे अपीलेंट के, लेकिन क्लियरली सर्टेनली जो नोट पाए गए थे वो रजिस्टर से पाए गए थे और टेस्टिमोनी थी जो रेड ऑफिसर की, वो एक 5 विटनेस ने यही पॉइंट आउट किया था कि जो मनी एक्सेप्ट किया था अपीलेंट ने वो उनके रजिस्टर में लाई करता है और इसलिए वो पाई गई रिलायबल और ट्रस्टवर्दी। और 5 विटनेस ने ये भी कहा कि एक्यूज्ड जो है वो रजिस्टर मींस उन्होंने एंट्री की थी रजिस्टर पे जब उन्होंने एक्सेप्ट किया था मनी को। तो हाई कोर्ट ने व्यू ये था कि एविडेंस था कंप्लेंट का वो कॉर्पोरेट करता है एविडेंस ऑफ द रेड ऑफिसर का, जो कि एस्टेब्लिश करता है culpability ऑफ द अपीलेंट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और सबमिशंस की अब ये तो थी इम्पिंज जजमेंट। अब अपीलेंट की सबमिशंस क्या थी? अपीलेंट की सबमिशंस ये थी कि प्रोसिक्यूशन ने इंस्टीट्यूट किया था केस अपीलेंट के अगेंस्ट में पीसी एक्ट के तहत, जो कि मेंटेनेबल नहीं है। और ये भी आर्ग्यू किया कि प्रोसिक्यूशन जो है वो इंडियन स्टैम्प एक्ट और 1934 रूल्स के मुताबिक उन्होंने रेगुलेट किया है जो सेल ऑफ स्टैम्प पेपर्स जो लाइसेंस वेंडर्स द्वारा होते हैं, और एक कंप्लीट कोड था ऑफेंस का जो कि रिलेटेड टू स्टैम्प्स था। और लाइसेंस जो अपीलेंट का था वो कैंसिल्ड हो चुका था इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 69 एंड ऑफ 1899 एक्ट, जो कि रीड किया जाएगा रूल 29 ऑफ 34 एक्ट 34 रूल्स। और सबमिशंस ये दी थी इन आर्गेंडो में कि कैंसिलेशन जो किया जाता है कैंसिलेशन थी जो कि एक कॉन्सिक्वेंस होंगे जो अलेज डिमांड जो है वो अगर एक्सेस ऑफ द 2 रुपीज से ज़्यादा है। अगर अपीलेंट जो है वो गिल्टी भी हैं जो फ्रेमवर्क था 1890 एक्ट के तहत, तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल सेंटेंस थी वो सिग्निफिकेंटली लोअर होगी जो ट्रायल कोर्ट ने इम्पोज की थी इस प्रेजेंट केस में। और अब यहाँ पर ये जो उनके जो काउंसिल है अपीलेंट के उन्होंने जो बताया रेफरेंस दिया कि सेक्शन 2C था पीसी एक्ट का, जो कि रिवील करता है पब्लिक सर्वेंट जो हैं को रिलेशन होना चाहिए सर्विस और ऑफिस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल अथॉरिटी में। और फर्दर ये आर्ग्यू किया था कि डेफिनेशन जो है वो एग्जॉस्टिव है और लाइसेंस स्टैम्प वेंडर्स हैं वो किसी भी क्लॉजेस के अंदर नहीं आते हैं। और यहाँ इसलिए ये भी कहना नहीं होगा कि अपीलेंट जो है वो सर्विस में थे या फिर किसी भी ऑफिस में थे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। और फिर उन्होंने अटेंशन बताई सेक्शन 7 ऑफ पीसी एक्ट जो कि अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, और ये सबमिशन दी थी। ये प्रोविजन जो डील किया गया था एक्सेप्टेंस ऑफ एनी ग्रेटिफिकेशन फॉर शोइंग एनी फेवर और डिसफेवर टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू द ऑफिशियल एक्ट। तो इस सबमिशन को देते हुए उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि 2 अमाउंट था वो उसको मोटिव नहीं कहा जा सकता और रिवार्ड भी नहीं किया जा सकता कि
किसी प्रकार का फेवर या डिसफेवर किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट में। और सेकंड सबमिशन ये थी कि प्रोसिक्यूशन था वो प्रूफ नहीं कर पाया था जो डिमांड है और एक्सेप्टेंस जो थी 2 रुपए की जो एक्सेसिव अमाउंट की जो एक्सेप्टेंस थी, वो जो कि स्टैम्प पेपर था जो वैल्यू थी 10 रुपए की, तो वो डिमांड थी वो प्रूफ नहीं कर पाया था। और सबमिशन ये दी कि जो पंच विटनेसेस थे वो केस को सपोर्ट नहीं कर पाए कि जो प्रोसिक्यूशन ने 12 रुपए की डिमांड जो है मींस जो प्रोसिक्यूशन के जो केस को सपोर्ट नहीं कर पाए कि जो डिमांड थी 12 रुपए की दी थी। और जब अरेस्ट मेमो में था जो सर्च और सीजर्स थे वो भी डाउटफुल था। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये एडमिट किया कि जब अरेस्ट हुआ था अपीलेंट का वो हुई थी 7:15 पे, शाम के 7:15 पे। और जबकि जो रेड जो कंडक्ट हुई थी वो 3:45 PM पे हुई थी। और फर्दर ये सबमिशंस थी कि काफ़ी ग्लेरिंग इनकंसिस्टेंसीज हैं जो टेस्टिमोनी थी पंच विटनेसेस की और कंप्लेंट की जब रिकवरी हुई थी जीसी नोट्स की। और हाई कोर्ट ने अपने जो इम्प्यून जजमेंट थी उसके में भी जो डाउट्स हैं वो एक्सप्रेस किए थे जो रिकवरी हुई थी जीसी नोट्स की, क्योंकि जो सीजर मेमो था और अदर डॉक्यूमेंट्स थे वो जो थे वो ओनली लेटर एट द ऑफिस ऑफ द एसीबी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स थे वो सिर्फ एसीबी के ऑफिस से ही लिए गए थे। और सबमिशंस ये दी गई कि जो अगर बॉटल जो थी जिसमें सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन था जो सील्ड की गई थी वो ऑफिस ऑफ द एसीबी से सील्ड की गई थी। तो यहाँ पर एक हाईलाइट ये भी किया कि जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस थे और जो जिससे जो सेंटेंस है उसे रिड्यूस मींस फॉर जो सेंटेंस थी जो अवार्ड की गई थी वो भी कर देनी चाहिए, क्योंकि जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जिससे सजा जो है कम कर देनी चाहिए, क्योंकि उस समय अपीलेंट की जो एज थी 19 साल थी जब ऑफेंस जो है वो कमिट किया गया था। और यहाँ पर ये ब्रेक ये की इस प्रेजेंट जो तो प्रेयर ये मांगी थी कि इस अपील को अलाउ कर दिया जाए और जो जजमेंट है और ऑर्डर जो पास किया गया है उसको सेट असाइड कर दिया जाए और अपीलेंट को क्विट कर दिया जाए चार्जेस से। तो ये सबमिशंस थे अपीलेंट के। और रिस्पोंडेंट के क्या थे उनके भी हम देखते हैं सबमिशंस को। सबमिशंस थे लर्नड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थी जो ASG थी वो अपेयर हुई स्टेट की साइड से। और सबमिशन कहा कि कोई एरर नहीं थी और ना ही कोई एरर है लॉ की जो कमिट किया गया हाई कोर्ट द्वारा, जिसमें जो इम्प्यून जजमेंट है वो पास की गई थी। और सबमिशन ये दी गई थी कि हाई कोर्ट ने जो व्यू लिया गया था वो राइटली लिया था, क्योंकि जो लाइसेंस स्टैम्प वेंडर हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट है जो प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के दायरे में आते हैं। और सबमिशन दी कि जो 1934 के जो रूल्स हैं जो पर्टिकुलरली जो रूल 34 है वो साफ साफ क्लियर करता है कि जो वेंडर्स को जो पे किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा वो एक रिम्यूनरेशन है। और ये भी आर्ग्यू किया गया कि जो रिम्यूनरेटेड जो वर्ड यूज किया गया है प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के तहत सेक्शन 2C सब पार्ट 1 के अंदर वो एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन है और उसे फ्रस्ट्रेट नहीं कर देना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट क्या था प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट का, तो उसके साथ जो ऑब्जेक्ट होता है प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट का उसके साथ उसको फ्रस्ट्रेट नहीं कर देना चाहिए। साथ में ये भी फर्दर आर्ग्यूमेंट दी कि जो स्टैम्प वेंडर्स जो हैं वो इस लायबिलिटी से नहीं बच सकते कि प्रिवेंशन की जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के दायरे में नहीं आते। और कहा कि जो पेड किया जाता है गवर्नमेंट का वो एक डिस्काउंट है, वो रेम्यूनरेशन नहीं है, तो इस ग्राउंड से वो अपने आप को बच नहीं सकते हैं। और अब यहाँ पर बताया कि जो रिलायंस जो अपीलेंट ने द्वारा दी जा रही है अहमदाबाद स्टैम्प वेंडर एसोसिएशन की, जो कि एफिम्ड की थी हाई कोर्ट ने, कोर्ट ने भी इसको ऑलरेडी एफिम्ड कर दिया था एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अहमदाबाद वर्सेस अहमदाबाद स्टैम्प वेंडर्स एक्ट का। वो कहा कि जो जजमेंट जो जिस पर वो रिलाई कर रहे हैं वो टोटली मिसकंसीव्ड है और कोई उसे अपीलेंट को किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिल सकती है। और फर्दर ये आर्ग्यू किया गया कि जो टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है सोर्स में वो एक कमीशन ऑफ ब्रोकरेज है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर आता है। और जो डिसीजन जो था वो कंसीडर किया जा सकता है जो कि कॉन्टेक्स्ट था सेक्शन 194H ऑफ 1961 एक्ट के तहत। और फर्दर एक कंटेंशन दी गई कि जो रिलेशनशिप है गवर्नमेंट का और स्टैम्प वेंडर्स का वो एक प्रिंसिपल एजेंट का है। और फर्दर सबमिशन दी कि जो हाई कोर्ट जो है वो राइट थे, सिर्फ उन्होंने ये ना सिर्फ इसलिए कहा कि जो स्टैम्प वेंडर्स जो है वो पब्लिक सर्वेंट हैं जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अंदर आते हैं, लेकिन मेरिट्स के अंदर भी जो है वो एक सही डिसीजन था। तो हाई कोर्ट ने कि जो जजमेंट को अफर्म्ड कर दिया था उसने, और जो कन्विक्शन जो पास की गई थी ट्रायल कोर्ट ने उसको अफर्म कर दिया था। इसलिए हाई कोर्ट के एरर में कोई
जजमेंट में कोई एरर नहीं है। अब सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो प्रेयर थी, कहा कि कोई अपील में मीन्स जो अपील है उसमें कोई मेरिट है, इसे खारिज कर देना चाहिए। अब दोनों के पक्ष विपक्ष दोनों के सुने, और अब कोर्ट के पास क्या कंसिडरेशंस थी? कोर्ट के पास ये कंसिडरेशंस थी, जो इश्यूज थे वो ये फ्रेम किए गए कि क्या हाई कोर्ट राइट थी, सही थी, जिसने होल्ड किया था कि जो लाइसेंस स्टैम्प वेंडर्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आते हैं पर्पस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। एक तो पहला ये क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया गया, और दूसरा कि मीन्स जो इशू जो था, नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ, इशू जो था वो फ्रेम किया गया। दूसरा ये था कि जो आंसर था अगर उसे अफर्म्ड कर दिया जाए तो ऐसे में जो कन्विक्शन दी गई है जो मेरिट्स के में, वो क्या सस्टेनेबल है? तो ये दो क्वेश्चंस थे, वो अपनी जजमेंट में इन्होंने डिस्कस किए हैं। अब कोर्ट ने अब एनालिसिस करना किया है, पार्ट एफ है जजमेंट का, वो है एनालिसिस का। अब कोर्ट ने पहले ये कहा कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या थी, जो डेफिनेशन थी पब्लिक सर्वेंट एक्ट की सेक्शन 2C ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। अब यहाँ पर बताया कि जो सबमिशन सुनने के बाद और जो तो कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था वो रिपील्ड हो गया था 1947 में, और जो अब ये रिपील हो गया था, फिर उसके बाद एक नया एक्ट आया था जो 1947 के एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया था, और जो डेफिनेशन थी पब्लिक सर्वेंट की क्लॉज C और 2 सेक्शन 2 की, अब उसका अगर बिल जो आया गया था, उसका हर बिल का एक ऑब्जेक्ट्स होता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस होते हैं, वो लेजिस्लेचर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और इंटेंशन क्या थी इस लेजिस्लेचर की, जो कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग डेफिनेशन था वर्ड का पब्लिक सर्वेंट का, वो बताया गया है। और पैरा 3 था जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, वो रीजंस का, वो उसके यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। और अपीरेंट्स जो हैं, जिन्होंने जो स्टेट ऑफ गुजरात और मनसुखी भाई कंजा भाई शाह की जो जजमेंट आई थी 2020 में, उसमें रेफर किया गया था जो नोट्स थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल के 1987 के, वो क्लैरिफाई करते थे कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या थी, जो स्टैच्यूट जो था उसके पीछे जो मकसद क्या था, लेजिस्लेटिव इंटेंशन क्या थी उसकी, और उसके जो रेलेवेंट पैराग्राफ्स थे वो यहाँ पर लिखे गए हैं। पैरा नंबर 36 के क्या बताया गया है उसके जजमेंट के। अब कहा कि जब रिपील्ड हुआ था 1947 एक्ट का, तो जो डेफिनेशन थी पब्लिक सर्वेंट की वो रिस्ट्रिक्ट थी सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स की, जो कि डेफिनेशन थी सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड में। अब कहा कि ब्राइबरी और करप्शन तो थी, वो सिर्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में नहीं थी और डिपार्टमेंट्स थी, लेकिन एक सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास भी थी और बॉडीज थी, जो डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें एम्प्लॉइज को इंटरेस्ट किया गया था पब्लिक ड्यूटी पे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या थी पब्लिक सर्वेंट की, वो इंट्रोड्यूस की गई थी सेक्शन 2 पार्ट C ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। और जो लेजिस्लेचर ने जो डेफिनेशन थी पब्लिक सर्वेंट की, उसने अचीव किया था जो करप्शन जो हो रही है गवर्नमेंट में और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे कहा कि हम उसे लिमिट नहीं कर सकते, जो डेफिनेशन जो क्लॉज बताई गई थी और उसको इंस्ट्रूमेंट्स उसको इंटरप्रेट किया जाए, जो स्पिरिट क्या थी स्टैच्यू की, और इसलिए जो डेफिनेशन थी पब्लिक सर्वेंट की वो एक वाइड है और एक इसका पर्पस सिर्फ इंटरप्रिटेशन निकाली जा सकती है। जब हम इसे इंटरप्रिटेशन निकालते हैं डेफिनेशन पब्लिक सर्वेंट की जो सेक्शन 2C ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, तो कोर्ट को एक पर्पस अप्रोच है, प्रपोजिव अप्रोच है, वो लिखनी होती है ताकि जो लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है उसका अफेक्ट आ सके, जो इसकी जो मंशा क्या है लेजिस्लेचर की, उसका अफेक्ट आ सके, जो उनकी इंटेंशन का जो है वो अफेक्ट आ सके, अफेक्ट दिया जा सके। और अब यहाँ पर एक जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ MP वर्सेस राम सिंह की, उस जजमेंट को भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, उसमें क्या थे कंटेंट्स यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए हैं। अब यहाँ पर कहा कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था वो इनेक्ट किया गया था और रिपील हो गया था 1947 एक्ट का, और ऑब्जेक्ट था वो सर्कमस्टांसेस थे, कॉन्टीजेंसीज थे और शॉर्ट कमिंग्स थी जो नोटिस की गई थी जब इम्प्लीमेंट किया गया था 1947 एक्ट का। लॉ जो बनाया गया था प्रिवेंशन करप्शन का वो पब्लिक सर्वेंट्स को डील करने के लिए था, और ये इसे मीन्स जो स्पेसिफिकली डिफाइंड किया गया उस वहाँ तक ही नहीं समझना चाहिए, पार्लियामेंट में वहाँ तक नहीं समझना चाहिए PC एक्ट के तहत। अब यहाँ पे कहा कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आती है। जो 3 बेंच की जजमेंट थी मनसुखी भाई कंजी भाई शाह की जजमेंट में ये बताया था कि जो कोर्ट्स है उन्होंने इंटरप्रेट किया था एंटी करप्शन लेजिस्लेशन का इस मैनर पे ताकि करप्शन के केस में फाइट किया जा सके, और अगर 2 व्यूज पॉसिबल होते हैं तो कोर्ट उस व्यू को एक्सेप्ट करेगी, जो एक्सेप्ट करेगा जो व्यू होगा जो करप्शन को एरेडिकेट करेगा, उस व्यू के अगेंस्ट में जो
व्यू है वो परपेचुएट करेगा, जो बढ़ावा देगा व्यू। एक मान लो कोई भी एक्ट है, इसका अगर दो मीनिंग्स आते हैं और जो उसका एम क्या है उस एक्ट का, कि एम्स है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट का, कि करप्शन को खत्म करना। तो अब यहाँ पर कहा कि अगर दो और दूसरा व्यू आता है कि करप्शन को बढ़ावा देना, तो कोर्ट ने कहा हम उस व्यू को एक्सेप्ट करेंगे जो करप्ट करेगा करप्शन को, अगर इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो। अब यहाँ पर कहा कि उसके जो पैराग्राफ्स थे वो यहाँ पे मनसुखी भाई के जो जजमेंट थी 25 नंबर पेज पैराग्राफ का यहाँ पर पूरा रिप्रोड्यूस किया, 26 का भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, 44 पैराग्राफ था उसको भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया। अब दूसरा पार्ट याद है जजमेंट का जो एनालिसिस की गई है, स्टैम्प वेंडर्स क्या वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही मान लिया कि स्टैम्प वेंडर्स जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। अब यहाँ पे बताया कि जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी कोर्ट द्वारा, राम सिंह की जजमेंट आई थी और मनसुखी भाई कांजी भाई की, और जिसे असेस किया गया था कि स्टैम्प वेंडर्स जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आएंगे, जो कि डिफाइंड किया गया है सेक्शन 2C सब पार्ट ऑफ पीसी एक्ट का। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है वो यहाँ बताया गया है, और कि जो भी पब्लिक पर्सन है वो सर्विस में हो, जहाँ गवर्नमेंट द्वारा पेड किया गया हो, या गवर्नमेंट द्वारा रिम्यूनरेशन दिया गया हो, कोई फीस दी गई हो, जहाँ कमीशन हो, किसी भी जो भी किसी भी परफॉर्मेंस की जो पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए दी गई हो। तो अब यहाँ पर कहा कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 2C सब पार्ट 1 ऑफ पीसी एक्ट के, वो क्या है कि गवर्नमेंट जो वो सर्विस में होना चाहिए, गवर्नमेंट में वो मीन इन द पे ऑफ द गवर्नमेंट में होना चाहिए, और जो फीस और कमीशन जो है वो रेम्यूनरेटेड होनी चाहिए पब्लिक ड्यूटी के लिए। अब यहाँ कहा कि 3 कैटेगरीज हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और यहाँ पर ये भी केसेस हैं कि केसेस ऐसे में भी केसेस होते हैं जब जो कैटेगरीज जो हैं वो या तो और करके अप्लाई की जाती है, या फिर एंड करके अप्लाई की जाती है। और जो प्रेजेंट केस है वो किसी प्रकार की वारंट नहीं करता है इस तरह की रीडिंग करने के बाद। तो यहाँ पर प्रेजेंट फैक्चुअल मैट्रिक्स में यही बताया है कि जो अपीलेंट है वो पब्लिक सर्वेंट है, वो सेक्शन 2C सब पार्ट 1 ऑफ पीसी एक्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि 2 कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही है। कि पहली कि उनको जो गवर्नमेंट द्वारा रेम्यूनरेशन दी जा रही थी वो एक फीस और कमीशन दी जा रही थी। सेकेंडली जो रेम्यूनरेशन थी वो पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए दी जा रही थी। अब उसका आगे पार्ट ए है वो और एनालिसिस किया यहाँ पे कि इंटरप्रिटेशन क्या है दिल्ली प्रोविजन स्टैम्प रूल्स 1934 के तहत, अगर हम रेम्यूनरेशन की इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे। अब कहा कि इस डिसीजन में फर्स्ट एस्पेक्ट पे लाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जरूरी ये है कि अपीलेंट जो है वो रेम्यूनरेशन मिलती है इन टर्म्स ऑफ जो एक्सप्रेशन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा जो एक्सप्रेशन जो है रेम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट बाय फीस, और जो कमीशन जो है किसी भी परफॉर्मेंस ऑफ एनी ड्यूटी का, तो सेक्शन 2C सब पार्ट 1 पीसी एक्ट के अंदर आता है। आप इसको डिटरमाइन करना कि अपीलेंट क्या वो उसे रेम्यूनरेट किया गया था गवर्नमेंट द्वारा। पहले हम इस रेफरेंस पे चलेंगे 1934 के रूल्स पे। रूल 1F क्या कहता है, जो कि डिफाइन करता है एक्सप्रेशन लाइसेंस एजेंट का, और रूल 1G जो कि रूल 22 डिफाइन करता है वेंडर का। उसके सारी डेफिनेशंस यहाँ पर इन्होंने बताई है यहाँ पे इस जजमेंट में, और बाकी जो रूल्स हैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है यहाँ पे। अब सारे 1934 के रूल्स हैं उसके बारे में बताया गया है। और अब यहाँ पर बताया कि अगर हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी डिस्काउंट जो है वो ऑफर्ड नहीं प्रोवाइड की गई थी, और लाइसेंस वेंडर्स को परचेज करनी होती स्टैंप एज देयर फेस वैल्यू पे, और अगर सेम वैल्यू पे बेची जाती है, तो यहाँ पर कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं होता लाइसेंस वेंडर्स को कि वो इंगेज करें इस प्रकार की ट्रांजेक्शन्स को। ऐसे सिनेरियो में जो वेंडर जो है वो जो रिकवर करेगा जो अमाउंट जो एक्सपेंडेड होगा परचेज ऑफ स्टैंप्स में बिना किसी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट के। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो सर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, और ऑपरेट करता है कमर्शियल इंसेंटिव्स को, जिसके जो इनेबल करता है वेंडर्स को, और नॉट ओनली टू रिकूप द परचेज अमाउंट, लेकिन जो कमीशंस भी मिलती है नेचर ऑफ दी जो एक डिफरेंशियल अमाउंट होती है जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट की जाती है और एक फेस वैल्यू की होती है। तो यहाँ पर कहा कि जो डिस्काउंट ही है वो एक प्रकार का कमीशन होता है। अब यहाँ पर बताया कि हम इससे एप्रोप्रिएट होगा ऑब्जेक्ट क्या था स्टैम्प ड्यूटी का। तो यहाँ पर इसको कहा कि ये इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्कोर करना है कि जो ऑब्जेक्ट था 1899 एक्ट का, वो जो प्रोविजंस के साथ देखा जाए तो उसे इंटरप्रिटेट किया जाता है जो इन द लाइट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि वो इंश्योर किया जा सके कि एडुकेट रेम्यूनरेशन है वो लाइसेंस स्टैम्प वेंडर्स को दी जा सके। अब इसको एग्जामिन करते हुए रेलेवेंट प्रोविजंस को ये आवश्यक हो जाता है कि गवर्नमेंट क्यों पाती है, मीन्स
गवर्नमेंट को फाइंड करती है कि ये नेसेसरी होना चाहिए कि रेम्यूनरेट करने के लिए लाइसेंस स्टैम्प वेंडर्स को एट ऑल। रेम्यूनरेट क्यों करने के लिए कह रही है कि 1899 का जो एक्ट था वो फिस्कल इनेक्टमेंट था, वो इनेक्ट किया गया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि सिक्योर किया जा सके जो रेवेन्यू थी स्टेट को, और एक स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज की जा सके सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स को के ऊपर। जो अंडरलाइन पर्पस ये था वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता था सेक्शन 3 ऑफ 1899 एक्ट का। सेक्शन 5 जो है वो फर्दर बोल्स्टर करता था सब्जेक्ट को कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो डील करता था सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर्स को, और जो टोटल स्टैम्प ड्यूटी जो दी जा रही थी वो इक्वल होती थी, जो कंबाइंड ड्यूटी थी वो अप्लाई करती थी अगर मैटर जो है सेपरेट इंस्ट्रूमेंट द्वारा कवर किया जाता था। तो सेक्शन 5 और 6 जो है वो बताता है कि अगर ड्यूटीज जो है चार्जेबल है अंडर डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस और शेड्यूल 1 का वो डिफरेंट है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो चार्जेबल होगा हाईएस्ट ऑफ द टाइम। जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो चार्जेबल होगा विद हाईएस्ट ऑफ देम। और 13-14 जो थे वो स्टैंपिंग के वो बताए गए हैं यहाँ पे। और सेक्शन 15 क्या था, वो रिइंफोर्स करता था कि अगर कोई नॉन कॉम्प्लायंस करता है प्रोसीडिंग प्रोविजंस को और अनस्टैम्प्ड की जाती है तो मीन्स स्टैम्प के एक्ट की जो 1899 है उसके बारे में बताया गया है और सारे जो प्रोविजंस बताए गए हैं। और नॉन कॉम्प्लायंस करना सेक्शन 17 का वो पेनलाइज्ड होगा सेक्शन 62। और सेक्शन 33 जो है प्रोवाइड करता है हर पर्सन जो है जिसकी अथॉरिटी है रिसीव करने के लिए, जिसकी अथॉरिटी है रिसीव एविडेंस को रिसीव करने के लिए वो इम्पाउंड कर सकता है। वो इम्पाउंड करेगा इंस्ट्रूमेंट को जब वो उनके ओपिनियन में लगेगा कि अगर जो ड्यूटी है उसे ड्यूली स्टैम्प नहीं किया गया है तो प्रोसीजर ले डाउन किया गया स्टैच्यू का वो फॉलो किया जाएगा आफ्टर जब भी इम्पाउंडिंग की जाएगी, और ताकि इंश्योर किया जा सके जो स्टैम्प ड्यूटी की जो पेमेंट की जा सके और एक्सचेकर जो है वो किसी प्रकार से उनको रेवेन्यू लॉस ना हो। और सेक्शन 35 का क्या था, ये सिग्निफिकेंस थी जो इशू थी कोर्ट की कि एक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ड्यूली स्टैम्प नहीं है वो एविडेंस के तौर पे नहीं लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम जो प्रोविजंस है उसके बारे में डिस्कस किया गया। अब जो पार्ट बी पे आ जाते हैं वो है मीनिंग ऑफ कमीशन अंडर सेक्शन 194H ऑफ 1961 एक्ट और सेक्शन 2C सब पार्ट 1 ऑफ PC एक्ट का। तो अब यहाँ पे कहा कि हम अपीलेंट के केस को टेस्ट भी करते हैं अदर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अपीलेंट ने रिलाई किया था अहमदाबाद स्टैम्प वेंडर्स की, जो कि अफर्म्ड किया गया था इस कोर्ट द्वारा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अहमदाबाद में उन्होंने सबमिशन दी थी कि जो स्टैम्प वेंडर्स हैं वो एजेंट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के। यहाँ पर सबमिशन दी गई जो स्टैम्प परचेज की जाती है वेंडर्स द्वारा ट्रेजरी से वो रिजल्ट होती है जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द वेंडर्स, और यहाँ पर उसे प्रिवेंट करते हैं जो करेक्टराइजेशन ऑफ रिलेशनशिप होती है एज ए प्रिंसिपल एंड एजेंट का। तो डॉक्यूमेंट जो है जो परचेज किया गया है स्टैम्प में वो उसे कमीशन ही कहा जाएगा, नाइदर कैन नॉट बी सेड टू बी, उसे कमीशन नहीं कहा जा सकता। और इन टर्म्स ऑफ 194H ऑफ 1961 एक्ट और ना ही जो सेक्शन 2C सब पार्ट ऑफ PC एक्ट का है। तो अपीलेंट की सबमिशन थी फर्स्ट ग्लांस पे वो एक परसुएसिव है और स्क्रूटनी को विस्टैंड नहीं कर सकती है। और हाई कोर्ट ने जो गुजरात की थी अहमदाबाद स्टैम्प वेंडर्स की, उसने यही पाया था कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लाइसेंस स्टैम्प वेंडर्स की अंडर रेलेवेंट रूल्स में होती है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन जो है सेल के लिए है और ना कि सिर्फ एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में है। तो इसमें कोई गेन सेइंग नहीं है कि गवर्नमेंट ने इम्पोज किया रिस्ट्रिक्शंस लाइसेंस स्टैम्प वेंडर्स को बाय रेलेवेंट रूल से, और जो मैनर किस तरीके से बिजनेस किया जाए तो ये तब भी जो वेंडर्स हैं वो परचेज करेंगे स्टैम्प्स को, और जो पेमेंट होगी जो डिस्काउंट होता है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर, उसके जो पेमेंट होगी वो कम होगी जो डिस्काउंट दे दिया जाएगा जो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे। तो अब जो डिसीजन जो था इलाहाबाद मीन्स अहमदाबाद स्टैम्प वेंडर्स का, वो भी हाई कोर्ट ने देखा था उत्तराखंड की, और एक जजमेंट आई थी रुड़की स्टैम्प वेंडर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड की 2013 में रिपोर्ट की थी। हाई कोर्ट ने जब डील की थी आइडेंटिकल इशू को कि क्या जो अमाउंट रिसीव किया जाएगा स्टैम्प वेंडर्स द्वारा जो ट्रेजरी से और सब्सिक्वेंट उसे बेचा जाएगा स्टैम्प्स को परचेज मीन्स परचेसर्स को दिया जाएगा, तो जो
जो पोजीशन है एजेंट की ट्रेजरी की, वो रीजनिंग जो अडॉप्ट करेगी गुजरात हाई जो अडॉप्ट की थी जो गुजरात हाई कोर्ट द्वारा, तो हाई कोर्ट ऑफ केरला ने भी एक जजमेंट आई थी केरला स्टैम्प वेंडर्स एसोसिएशन वर्सेस ऑफिस अकाउंटेंट जनरल द्वारा, उसने भी कॉरस्पॉन्डिंग व्यू लिया था कि जो लाइसेंस स्टैम्प वेंडर्स हैं वो एजेंट नहीं है गवर्नमेंट के, वो इंडिपेंडेंट डीलर्स हैं स्टैम्प्स में, जबकि रेलिवेंट देयर सब्जेक्ट जो है रेलिवेंट रूल्स का जबकि वो सब्जेक्ट होते हैं रेलिवेंट रूल्स के जो परचेज और सेल्स ऑफ स्टैम्प्स के लिए। तो यहाँ पर यही बताया कि जो डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट की, उसे ऐसे नहीं समझा जा सकता कि वो डिवाइड है कॉन्टेक्स्ट को, तो उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है कि मैनर जो कि सब्सिक्वेंटली इंटरप्रेटेड किया गया था इस कोर्ट द्वारा, जैसे कि जो प्रीसीडिंग सेक्शंस हैं इस जजमेंट के। और यही बताया कि जो डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट की जो बताई गई है 2C सब पार्ट 1 ऑफ प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट की, वो जो एक्सप्रेशंस हैं जो रेम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट है और जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी पब्लिक ड्यूटी के परफॉर्म करते हैं, जब जरूरी नहीं कि रेम्यूनरेशन होती है या फिर फीस और कमीशन होती है। जो कमीशन जो बताई गई है रेफर की गई है वो रेम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट है बाय द फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी के लिए, वो एनालॉगस नहीं है। जो कमीशन जो है सेक्शन 194H ऑफ 1961 के एक्ट के साथ वो उसे नहीं कंपेयर किया जा सकता है। और यहाँ पर जो फीस और कमीशन है वो इंडिकेट करती है मोड ऑफ रेम्यूनरेशन की, ना कि डिटर्मिनेटिव होगी पोजीशन जो हेल्ड बाय द पर्सन होगी। और इंटरप्रिटेशन की जाती है डेफिनेशन की, और यहाँ पर आगे फिर पूरा डिटेल एनालिसिस किया हुआ है पब्लिक सर्वेंट क्या है, उसके भी 3 पार्ट्स थे। जो सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट में होंगे, जो पर्सन जो पेड मींस हु इज इन द पे ऑफ द गवर्नमेंट, और फिर थर्ड पर्सन जो रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन होंगे। तो ये सारा उसके बारे में डिटेल एनालिसिस किया गया है। और ये सारी जजमेंट में अब फाइनल पे आप यहाँ पर समझते हैं क्या बताया गया था। और फिर थर्ड पोर्शन ये डिफाइन किया है कि पब्लिक ड्यूटी है वो डिटरमाइंड की एज ए डिटरमिनेंट है, जो स्ट्रेचर्स है पब्लिक सर्वेंट का, उसके बारे में बताया गया है। उस जजमेंट का फिर रेफरेंसेस दिए गए हैं। फाइनली इसमें यही कंक्लूजन पे निकल के आए थे कि सारे अपीलेंट जो केस था अपीलेंट का वो पॉजिटिव पाया गया था। जो डेफिनेशन थी पब्लिक सर्वेंट की सेक्शन 2C सब पार्ट 1 ऑफ PC एक्ट का, और रूल 1934 थे वो एडवाइजेजेस हैं कि जो बेशक थोड़ा सा डिस्काउंट हो वो मैच्योर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, और जो पर्पस है सिक्योरिंग स्टैम्प ड्यूटी का वो 45 कर देता है जो मोटिव बिहाइंड द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू रेम्यूनरेट द स्टैम्प वेंडर्स। तो अब यहाँ पे कहा कोर्ट ने ये कहा कि अपीलेंट जो है वो ड्यूटी कर रहे थे स्टेट की और पब्लिक की, और उनका इंटरेस्ट था, तो इसलिए वो नहीं कह सकते कि वो पब्लिक सर्वेंट के दायरे में नहीं आएंगे, जो जैसा कि डिफाइन किया गया है PC एक्ट के अंदर। तो मीन्स कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि वो पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आएंगे। अब नेक्स्ट पोर्शन पे आ गया कि लीगलिटी क्या थी अपीलेंट्स की कन्विक्शन की, और ये तो डिटेल एनालिसिस किया था पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड। अब अपीलेंट की कन्विक्शन करेक्ट है कि गलत है वो उसके ऊपर यहाँ पर कोर्ट ने एनालाइज किया है। यहाँ पे कहा कि प्रोसिक्यूशन ने डिस्चार्ज किया था कि जो केस था अपीलेंट का सेक्शन 7, 13 सब पार्ट 1B रेस्पेक्टिवली, उन्होंने बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट है वो प्रूव के दिया। ऑरल एविडेंस थी कंप्लेंट की, वो रिवील करती थी कि 9 दिसंबर 2003 को जब उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की थी ACP ऑफिस में 2:45 पे, जब वो रेडिंग टीम के साथ गए थे ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार जनकपुरी, तो 3:45 पे उन्होंने कोशिश की थी स्टैम्प पेपर को परचेज करने के लिए अपीलेंट से, जिन्होंने 12 रुपए की डिमांड की थी, जो कि यूजुअल चार्ज थे। जो डायरेक्शंस हुई रेड ऑफिसर द्वारा की, कंप्लेंट ने एक GC नोट्स थे जो केमिकल लगाया हुआ था स्मीर्ड, जो फिनोल फिफ्लीन जो बताया गया है, वो GC नोट्स दे दिए थे जो अपने शर्ट पॉकेट से लिए थे। अपीलेंट ने एक्सेप्ट किए थे राइट हैंड से। कंप्लेनेंट ने यहाँ पर बताया कि फेल टू रिकॉलेक्ट, यहाँ नहीं बता पाया कंप्लेनेंट कि अपीलेंट ने वो पैसे को कहाँ रखा, और उन्होंने ऐड ये किया था कि ACB ऑफिशियल्स ने अपीलेंट को पकड़ लिया और रेड ऑफिसर ने जो वॉश था मीन्स राइट हैंड था अपीलेंट का, उसको धोया और जो कलर था सोल्यूशन का चेंज हो गया। इस स्टेज पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया था उसने कंप्लेनेंट का। उसमें ये कंप्लेंट ने
अलेज किया था, उन्होंने अपनी जो अर्ली स्टेटमेंट थी उससे वायलेट दिया था, मीन रीसाइल कर दिया था, और वो हॉस्टाइल विटनेस बन गए थे। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो प्रोसिक्यूटर द्वारा किया गया, कंप्लेनेंट ने ये रिवील किया, फर्दर डिटेल रिवील किए कि जो रेड ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सारी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड किया था, रेड ऑफिसर जो हैं उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था पंच विटनेसेस को कि वो कंप्लेनेंट के साथ रहें और उनकी बातचीत को, कन्वर्सेशन को सुने, ऑब्जर्व करें ट्रांजैक्शन को, और एक प्री असाइंड सिग्नल है वो दें अगर जो डिमांड की गई है अपीलेंट द्वारा। और फर्दर ये ऐड किया कि जो कंप्लेनेंट ने जीसी नोट्स थे, जो स्मीयर्ड जीसी नोट्स थे, जब हैंड ओवर किए गए तो अपीलेंट ने जो स्टैम्प पेपर को स्टैम्प किया था और एंट्री की थी अपने रजिस्टर में। और पंच विटनेसेस ने जब सिग्नल दिया, रेडिंग टीम अराइव हुई और जीसी नोट्स को रिकवर किया अपीलेंट के रजिस्टर से। अब रेड ऑफिसर ने टेस्टिफाई किया था कि 9 दिसंबर 2003 को उनको कंप्लेंट मिली थी कि स्टैम्प वेंडर जो हैं वो स्टैम्प पेपर को 10 रुपये और 12 रुपये से बेच रहे हैं। और प्रोसीजर को जब एक्सप्लेन किया था रेड का, तब कंप्लेंट को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था कि पंच विटनेस जो है वो साथ रहेंगे और एक्सेसिव अमाउंट जो 2 रुपये की तभी दी जाएगी जब वो डिमांड की जाएगी। तो पंच विटनेसेस ने जब सिग्नल था, मीन्स पंच विटनेस को सिग्नल देना चाहिए था जब कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन हुई थी, अपना हाथ को ऊपर सिर के ऊपर से ला के सिग्नल देना चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो ड्राइवर थे वो उन्होंने पीछे रहे जब रेस्ट प्रोसीड हुए, जब बाकी सारे लोग जो हैं सब रजिस्ट्रार जनकपुर पे प्रोसीड कर गए थे। 4 बजे जब पंच विटनेस ने सिग्नल दिया, रीडिंग टीम जो है वो स्पॉट पे पहुंची। पंच विटनेस ने पॉइंट आउट किया कि जो मनी रिसेप्ट किया गया था वो अपीलेंट के रजिस्टर्स पे पड़ा हुआ था, और जब सीजर किया गया उसका मीन्स लिया गया, तो फिर विटनेसेस ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाया और कॉपी थी रेड रिपोर्ट की वो दे दी, और सीजर मेमो भी दे दिया जो एग्जिबिट के तौर पे लिया गया, और अपीलेंट को भी। क्रॉस एग्जामिनेशन जब हुआ, पंच विटनेस ने डिपोज किया कि उन्होंने किसी प्रकार की जो कन्वर्सेशन नहीं सुनी थी कि डिमांड की 2 रुपये की एक्सेस डिमांड की गई हो। उन्होंने एडमिट किया कि करेंसी नोट्स थे वो रजिस्टर पे पाए गए थे जब वो आए थे स्पॉट पे, और रिकवर नहीं, बॉडी और क्लोथ से रिकवर नहीं की गए थे अक्यूज से। ये उनकी गवाही थी पंच विटनेस की। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये डिपोज किया कि जब वो एसीबी ऑफिस को छोड़ के जा रहे थे, वो रेड ऑफिसर के पीछे रहे, कंप्लेनेंट जो थे और पंच विटनेस थे और जो बाकी सब लोग थे उन्होंने प्रोसीड किया था। 7:15 पर रेड ऑफिसर ने को बुलाया गया था लोकेशन पे, और डॉक्यूमेंट्स थे वो हैंड ओवर किए गए थे। क्रॉस एग्जामिनेशन हुई विटनेसेस की, उन्होंने एडमिट किया कि जो सीजर मेमो में कहीं मेंशन नहीं किया गया था कि जो अटैची और सेल रजिस्टर है और वेरियस स्टैम्प पेपर्स हैं वो जो कि सीज किए गए थे अपीलेंट्स की सीट से, और ये भी एडमिट किया गया कि वो प्रेजेंट नहीं थे जब अपीलेंट जो है को अप्रहेंड किया गया था और पुलिस रेड ऑफिसर द्वारा सर्च किया गया था। सीजर मेमो जो है तो वो प्रिपेयर्ड बाय उनके द्वारा हुआ था जब रेड ऑफिसर ने हैंड ओवर कर दिया था, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और वो नहीं पता पाए कि कब जो रेड है वो कंक्लूड हुई थी। फर्दर डिस्क्लोज किया गया कि जो सीजर मेमो था वो प्रिटेन करता था करेंसी नोट्स को, जो रिकॉर्ड्स को, जब सीजर की गई थी 4:15 पे। अब पंच विटनेसेस ने अपने एग्जामिनेशन चीफ में डिपोज किया था कि 9 दिसंबर 2003 को वो डिपोज हुए थे पंच विटनेस पे एसीबी में और एंटी करप्शन ब्यूरो में। वो और कंप्लेनेंट और रेड ऑफिसर और एसीबी ऑफिसर्स हैं और सब रजिस्ट्रार ऑफिस जनकपुरी पे गए थे। रेड ऑफिसर ने डायरेक्शन दी थी कि वो कंप्लेनेंट के साथ रहें और कन्वर्सेशन को सुने जो स्टैम्प वेंडर्स के साथ हो रही है। इस स्टेज पे प्रोसिक्यूटर ने परमिशन मांगी थी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने कहा कि जो जीसी नोट था 10 रुपए का और 2 रुपए का वो रिकवर किया गया था क्यूज पे, लेकिन वो नहीं रिकॉल कर पाए कि जो उनको इन्फॉर्म किया गया था रेड ऑफिसर ने कि जो किसी भी प्रकार की 12 रुपए की डिमांड की जाएगी जबकि इंस्टेड ऑफ 10 रुपए की डिमांड की जाएगी स्टैम्प पेपर की। तो ये उन्होंने अपना क्रॉस एग्जामिनेशन में बताया है इस बात को। और क्रॉस एग्जामिनेशन जब काउंसिल जो अपीलेंट के काउंसिल ने किया तो भी ये रिटायरेट किया कि उन्होंने
रिकलेक्ट नहीं किया कि अपीलेंट ने 12 रुपए की डिमांड की थी, जस्ट 10 रुपए की डिमांड की थी। और एडमिट ये किया कि जब वो कंप्लेंट के क्लोज में आए थे कि वो काफी कंप्लेंट के क्लोज में थे जब ट्रांजैक्शन हुई थी। एक जजमेंट आई थी सी के दामोदरन नायर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1997 की। कोर्ट ने यहाँ पर इंटरप्रेटेड किया था कि एक्सेप्ट क्या मतलब क्या है 1947 के एक्ट में। तो उसमें ये बताया था कि एक्सेप्ट का मतलब यही है कि लेना या फिर रिसीव करना विद कंसेंटिंग माइंड के साथ। अब जो कॉन्ट्रास्ट था जो ऑब्टेन, उसे अंडरस्टूड किया जाएगा। एक इसका मतलब ये होगा कि गेनिंग समथिंग, कुछ मिलेगा उनको एज ए रिजल्ट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ एफर्ट। तो बोथ इंस्टेंसेस पे जो डिमांड थी, जो रिक्वेस्ट जो की जाएगी रिसीवर की, वो एक जरूरी है जो ऑफेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए सेक्शन 13 सब पार्ट 1D ऑफ पीसी एक्ट के लिए। तो मीन्स यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि डिमांड की जरूरी होना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई एक्सेप्टेंस की जाएगी, जब रिक्वेस्ट की जाएगी, तो उससे पहले डिमांड का प्री रिक्वेस्ट होना जरूरी है। मीन्स डिमांड पहले आएगी, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस आएगी। तो ये वेल सेटल्ड था कि सिर्फ रिकवरी, टेंटेड मनी को रिकवर कर लेना वो काफी इनसफिशिएंट होगा चार्जेस को एस्टेब्लिश करने के लिए अगेंस्ट एन अक्यूज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए। कन्विक्शन को साबित करने के लिए, सस्टेन करने के लिए ये प्रूव करना बहुत जरूरी है, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करना जरूरी है कि जब पब्लिक सर्वेंट ने वॉलंटरली एक्सेप्ट किया था मनी को, और जबकि उसे पता होना चाहिए कि ब्राइब है। कोर्ट्स में कंसिस्टेंटली रिटायर्ड किया गया है कि डिमांड ऑफ ब्राइब जो है वो एस्टेब्लिश करता है ऑफेंस जो है सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। तो 5 जज की जो जजमेंट आई थी नीरज दत्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की, उसका भी यहाँ पे कुछ कंटेंट्स हैं यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए हैं। और फर्दर कोई दूसरी एक जजमेंट भी थी पी सत्यानारायण मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एमपी, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की जजमेंट थी, इसके बारे में बताया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कहा कि जो फ्रॉम द अबव एक्सपोजिशन ऑफ लॉ, यहाँ से सेफली कंक्लूड किया जा सकता है कि सिर्फ पोजेशन या रिकवरी करना टेंटेड करेंसीज को पब्लिक सर्वेंट से, जबकि प्रूफ ऑफ डिमांड यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा एस्टेब्लिश करना सेक्शन 7 और सेक्शन 13 सब पार्ट 1D ऑफ पीसी एक्ट के लिए। तो बिना एविडेंस के, बिना डिमांड के एविडेंस से जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, ये नहीं कहा जा सकता कि पब्लिक सर्वेंट ने करप्ट या इलीगल मींस या अब्यूज किया पोजीशन को, या फिर कोई वैल्यूएबल थिंग ऑब्टेन किया है जिससे एडवांटेज ली जा सके इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 13 सब पार्ट 1D ऑफ पीसी एक्ट। प्रेजेंट केस में ऑफर नहीं थी कि पे करना बाय द ब्राइब गिवर, ऑफर टू पे बाय द ब्राइब गिवर। जब किसी प्रकार की डिमांड एब्सेंट होती है पब्लिक सर्वेंट द्वारा, तो सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना इलीगल ग्रेटिफिकेशन को, वो कंस्टिट्यूट करता है ऑफेंस सेक्शन 7 ऑफ एक्ट पीसी एक्ट। लेकिन यहाँ पर होता है कि जो ऑफर जो है वो इंडिकेट करता है कि एक कन्वेंस होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, मंशा होनी चाहिए देने की, जो कि कम्युनिकेट की जानी चाहिए, कम्युनिकेट जरूर की गई हो और रेसिपिएंट द्वारा समझ ली गई हो, और जिससे जो मीटिंग ऑफ माइंड्स है वो होने जरूरी है। ऐसे में जो कॉन्सिक्वेंटली जो ऑफर एक्सेप्ट की जाएगी, तो ऐसे में जो एक्सेप्टेंस है वो कंस्टिट्यूट करेगी सेक्शन 7 को। तो लेकिन यहाँ पर ये कहा कि एक क्लियर और कॉजनेंट एविडेंस होना जरूरी है कि पब्लिक सर्वेंट को जानकारी थी इस प्रकार की ऑफर उसे मिलेगी, वो एक्सेप्ट करेंगे वॉलंटरली, मीन्स जानबूझ के वो है वो एक्सेप्ट करेंगे, और उसे उन्हें पता होगा ये एक प्रकार की इलीगल ग्रेटिफिकेशन है। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पर कोई जब भी कोई डिमांड की एक्सप्रेस नहीं की जाएगी ब्राइब गिवर द्वारा, ब्राइब टेकर को ये दिखाना जरूरी है कि वो मीन्स यहाँ ये दिखाना जरूरी होगा कि फैक्टम ऑफ द ऑफर ऑफ द जो ब्राइब थी, ये देना बताना, ये साबित करना बहुत जरूरी होगा। मस्ट बी शोन टू है, यहाँ पर यही बताया कि इसलिए अब मेंशन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद, एविडेंस में रिकॉर्ड में लेने के बाद, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमारा व्यू ये था कि जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज है, जो टेस्टिमनी थी कंप्लेनेंट की और जो टेस्टिमनी थी पंच विटनेस की, एलिगेशन थी डिमांड की, वो अपीलेंट की थी, वो क्लियरली इमर्ज नहीं हो रही है, और जो कि साबित कर सके कि जो अलोन साबित कर सके बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। और अब यहाँ पे बताया होली रिलायबल विटनेसेस, जब हम भी कोई होली रिलायबल विटनेस को डील कर रहे हैं, कोर्ट को कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए इस कंक्लूजन पे आने के लिए। ये जरूरी है कि वो उसे कन्विक्ट या क्विट किया जाना चाहिए
इसी आधार पे, इसी टेस्टिमोनी के आधार पे। लेकिन ये जरूरी है कि किसी प्रकार की इंटरेस्टेडनेस, इनकॉम्पिटेंस या सबऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए उनकी टेस्टिमोनी में। और होली अनरिलायबल विटनेस के बारे में बताया है कि कोर्ट जो है कोई किसी प्रकार की इनमें एम्बिग्युइटी नहीं रहती कि ऐसी टेस्टिमोनी को डिस्कार्ड करते। तो रियल चैलेंज अराइज आता है कि क्या विटनेस जो है नाइदर होली रिलायबल या होली अनरिलायबल है। तो मीन्स 3 तरह के विटनेसेस होते हैं, होली रिलायबल, होली अनरिलायबल, और एक आता है पार्शियली रिलायबल या पार्शियली अनरिलायबल। जो यहाँ पर ताकि दोनों विटनेसेस हैं, जो होली रिलायबल है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, होली अनरिलायबल है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मुश्किल आती है जो होली अनरिलायबल, होली मीन्स ना तो वो होली रिलायबल है और ना ही होली अनरिलायबल है, मीन्स पार्शियल लेवल पे जो आती है उसमें मुश्किल आती है। तो ऐसे में कोर्ट जो है वो प्रोसीड करती है कॉशियस के साथ और कॉर्पोरेट करती है जो भी मटेरियल पर्टिकुलर्स हैं और कोई किसी प्रकार का डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो ऐसे में कोर्ट की ड्यूटी बनती है वो टेस्टिमनी जो सिंगल विटनेसेस की उसको मीन्स उस पर एक्ट करे। जब वो सेटिस्फाइड हो जाए कि जब टेस्टिमनी को केयरफुली प्रिज्यूम करती है कि उसे कोर्ट को लगे ये फ्री है टेंट्स और सस्पिशन से, तब जो एक जजमेंट आई थी उसका यहाँ पर रेफरेंस दिया है, वेदी वल्लू थीवर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस बलबीर सिंह की जजमेंट थी। अब यहाँ पर बताया कि कंप्लेनेंट ने सपोर्ट नहीं किया था प्रोसिक्यूशन केस को और लैप्सेस थे इस प्रकार के सिग्निफिकेंट फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने के लिए, और मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज भी थी जो टेस्टिमनी थी उनकी और पंच विटनेसेस की। और कंप्लेंट की जो टेस्टिमनी थी और रेड ऑफिसर की रिवील करती थी कि पंच विटनेसेस को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो कंप्लेंट के साथ रहें और ताकि वो रीडिंग टीम को एप्रीहेंड कर सके, मींस रेडी टीम जो है ताकि वो इनेबल कर सके, रीडिंग टीम जो है वो एप्रीहेंड मींस अपीलेंट को एप्रीहेंड कर सके जब इस किसी प्रकार की डिमांड की जाएगी इलीगल ग्रेटिफिकेशन की। तो पंच विटनेस ने भी एडमिट कर लिया था कि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी थे कंप्लेंट के और अपीलेंट के जब ट्रांजैक्शन हुई थी। पंच विटनेस ने फर्दर ये डिपोज किया कि कोई अदर पर्सन नहीं था काउंटर पे अपीलेंट के, और पॉसिबिलिटी थी किसी प्रकार की जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज हुई थी कंप्लेंट और अपीलेंट की वो उन्होंने नहीं प्रॉपर्ली सुनी थी। इसलिए पंच विटनेस भी मींस जो प्रॉपर्ली और बाय द पंच इज आल्सो नेग्लिजिबल। तो इस प्रकार की जो एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन जो हुई थी वो भी नेग्लिजिबल मानी गई है यहाँ पे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन रेज किया गया डिमांड था 12 रुपए का अपीलेंट का, पंच विटनेस का ने यहाँ पर भी रिकोलेक्ट नहीं किया कि उन्होंने इन्फॉर्म किया था रेड ऑफिसर को कि इसी प्रकार की 12 रुपए की डिमांड की गई इंस्टेड ऑफ 10 रुपए। और रेड ऑफिसर ने भी डिपोज किया कि उन्होंने कन्वर्सेशन थी डिमांड और एक्सेप्टेंस की 2 रुपए की जो दी एक्स्ट्रा थी वो नहीं सुनी थी। और प्रोसिक्यूशन ने कोई अदर विटनेस भी एग्जामिन नहीं किया था जो डिमांड अपीलेंट ने की थी। तो ओवरऑल यहाँ पर फिर सारी डिटेल का जजमेंट करने के बाद और प्रिजम्पशन सेक्शन 20 ऑफ पीसी एक्ट के बाद कोर्ट ने यहाँ पर पूरी 45 पेज की जजमेंट है। कंक्लूजन पे यहाँ पर यही निकाला कि लेजिस्लेचर ने कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन थी पब्लिक सर्वेंट की यूज की थी ताकि जो पर्पस था पनिश करने के लिए और करप्ट करने के लिए करप्शन को, तो इस इंटेंशन के देते हुए कोर्ट ने ये व्यू दिया कि जो डेफिनेशन थी पब्लिक सर्वेंट की जो डिफाइन की है वो एक पर्पसिव है और उसका वाइड इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है ताकि जो ऑब्जेक्ट था स्टैच्यू के पीछे, जो ऑब्जेक्टिव लाइन थी, जो अंडरलाइंग स्टैच्यू के पीछे जो ऑब्जेक्ट था वो किया जा सके। तो नेचर ड्यूटी जो परफॉर्म की जा रही है पर्सन के द्वारा वो एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। जब पर्सन जो है फॉल करता है डेफिनेशन, ऐसे में जो पर्सन जो है वो फॉल करेगा पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आएगा। और जो स्टैम्प वेंडर्स हैं, जितने भी स्टैम्प वेंडर्स हैं हमारी कंट्री में, वो पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं और रेम्यूनरेशन लेते हैं गवर्नमेंट द्वारा जब भी अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, तो वो एक पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आएंगे। और जो सेक्शन 2C सब पार्ट 1 ऑफ पीसी एक्ट के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट है उसके दायरे में आएंगे, मीन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट है उसके दायरे में आएंगे। और यहाँ पर अपीलेंट है वो एलिजिबल थे जो डिस्काउंट लेने के लिए जो स्टैम्प पेपर जब वो परचेज करते थे, और डिस्काउंट जो था वो ट्रेसेबल था, वो गवर्न करता था 1934 के रूल्स जो फ्रेम किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और अपीलेंट जो है बिना किसी डाउट के ये मानेंगे कि वो गवर्नमेंट द्वारा रिम्यूनरेटेड है और सेक्शन 2C सब पार्ट 1 ऑफ पीसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोसिक्यूशन फेल हो गया एस्टेब्लिश करने के लिए कि जो एलिगेशन थी डिमांड की लीगल ग्रेटिफिकेशन की, और इसे साबित नहीं कर सका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो इसमें जो कन्विक्शन हुई थी अपीलेंट की सेक्शन 7 एंड सेक्शन 13 सब पार्ट 1D
एंड सेक्शन 13 सब पार्ट 2 ऑफ पीसी एक्ट में उसे सस्टेन नहीं की जा सकती, उसे लायबल टू बी सेट असाइड कर दिया और अपील सक्सीड हो गई और हेयर बाय अलाउड कर दी और कन्विक्शन थी, सेंटेंस थी अक्यूज्ड की जो ट्रायल कोर्ट द्वारा अवार्ड की गई थी और अफर्म की गई थी हाई कोर्ट द्वारा, उसे सेट असाइड कर दिया और बेल बॉन्ड से उस सबको डिस्चार्ज कर दिया और ये जजमेंट आई थी 2 मई 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।